हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। भाई पिछले वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल, पहली बात तो ये है कि इसमें जो कार्य होता है भूतकाल में होना पाया जाता है और कार्य इसमें निश्चित नहीं होता है। ठीक, इसीलिए हम इसे अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। राइट, अब देखिए, जरूरी हमारे लिए हो जाता है इसका इंट्रोडक्शन यानी पहचान, क्योंकि हमें कोई भी सेंटेंस अगर दिया जाता है और कहा जाता है कि प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, तो आप उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते रहेंगे, उसकी पहचान जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, सब कुछ उसका जानते रहेंगे, जैसे किस प्रकार हमें इसको ट्रांसलेट करना है। राइट, तो यही मायने रख जाता है कि आप जैसे कुछ सेंटेंस आपको मिला, देखिए, मैंने एक पत्र लिखा, माना आपको ये सेंटेंस मिला, मैंने एक पत्र लिखा। अगर आप जानते हैं इसको पहचानना क्या कौन सा टेंस है, आई एम श्योर कि आप तुरंत ट्रांसलेट कर देंगे अच्छे से, एकदम सही सही। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि हमें ये कौन सा टेंस है और इसे हम कैसे पहचाने, ठीक, तो आप नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। किसी भी तरह ट्रांसलेट भी करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो गलत हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन यानी पहचान क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ऐसा ना हो कि आप इसकी पहचान को मिस कर जाएं, क्योंकि इसका जो पहचान होता है पास्ट इंडेफिनिट का, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन, देखिए, पहली बात तो ये है कि हर टेंस के सेंटेंसेस के अंत में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी मात्राएं लगी हुई होती हैं जिसके जरिए हम उसे पहचान सकते हैं कि ये फलाना टेंस का सेंटेंस है। राइट, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते थे लास्ट में होते थे, वर्ड्स लगे रहते थे। इसी प्रकार इसमें है जिसमें बड़ा की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, या, ई, ए, या था, थी, थे अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। आइए नोट डाउन करता हूं उसको। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, या, ई, ये, था, थी, थे, या अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे लगे रहते हैं। राइट, यानी बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द, या, ई, ए, था, थी, थे अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द लास्ट में लगे रहते हैं। राइट, अब हम देखेंगे कि ये जो पहचान हमने बताया, ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार लागू होते हैं और अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर और नियम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम जानेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर, फिर इंट्रोगेटिव में। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कि ये जो सेंटेंस हैं वो किस प्रकार आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। माय डियर फ्रेंड्स, सकारात्मक वाक्य मतलब होता है जिस वाक्य में नकारात्मकता का भाव ना हो। राइट, यानी वाक्य से नकारात्मकता का भाव कब होता है? जब किसी वाक्य में नेवर या नॉट लगता है। ठीक,
और जब किसी वाक्य में सकारात्मकता यानी नॉट ना लगा हो, नेवर ना लगा हो, तब उस वाक्य से जब सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है तब उस वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, राइट। अब देखिए सकारात्मक वाक्य, इसका हम ट्रांसलेट यानी इसके सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो रूल नंबर 1 हमारे डियर फ्रेंड्स वो है, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर एक बात गौर से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लिखा है ये ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ अलग और प्लूरल के साथ अलग होगी ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ठीक। ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे वो ही सी इट सिंगुलर हो या आई वी भी प्लूरल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार कुछ हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें जो ये B2 जो यूज होगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये B2 जो यूज होगा ये ही से इट सिंगुलर्स के साथ और आई वी यू दे प्लूरल्स के साथ, ठीक, दोनों के साथ ये यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में जब हम पढ़ेंगे तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में लगता है तो जो उस सेंटेंस का यानी पास्ट सेंटेंस में उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हमने बताया था कि बड़ा बड़ी या ये था थी थे था थी थी थे शब्द अंत में लगे रहते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार आते हैं, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस से देखेंगे तो पहला हम देखते हैं मैं इलाहाबाद गया। पहले हम सिंपली शुरू करते हैं छोटा सा, आपको चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं इलाहाबाद गया, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मिलेंगे। अब मैं पहले बता देता हूँ पहचान हमने यहाँ पर बताया था वो यहाँ पर कैसे आप देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने बताया था आपको बड़ा आ के मात्रा वाले शब्द, ठीक, बड़ा आ के बड़ी के मात्रा वाले शब्द, तो बड़ा आ के मात्रा वाले शब्द यहाँ पर भी लग रहे हैं, बड़ी के मात्रा वाले शब्द यहाँ पर लगे दिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, पूरा का पूरा हमें या मिल रहा है जो हमने यहाँ पर बताया था, यानी आप पहचान सकते हैं कि आपको लास्ट में या मिल गया, यानी यह पास्ट इन्फिनिट। तो हमें ये क्लियर कर लिया हमने कि यह पास्ट इन्फिनिट टेंस है। अब जब पास्ट इन्फिनिट टेंस है यानी अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं आया है, अफर्मेटिव है यानी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी हमारा माइंडसेट जो है एकदम क्लियर हो गया। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने पहले भी आपको बताया है कई वीडियोस में कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। फिर मैं बताता हूँ सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब में कौन या किसने
का प्रश्न करना है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब में किसको या किसे का प्रश्न करना है। सारा का सारा बवाल ही खत्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं ढूंढ पाए, मेरा मानना है कि आप टेंस नहीं सीख सकते। गलत नहीं बोल रहा मैं। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना सच में नहीं सीख पाए तो मेरा मानना है कि आप टेंस नहीं सीख पाएंगे। और बहुत ही आसान है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी मैं बताता हूँ किस प्रकार को। देखिए वह में कौन या किसने, वह आपका है गया। ये देखिए मैं इलाहाबाद गया। अब गया से आप पूछिए कि कौन गया। सब्जेक्ट आपको ढूंढना है ना, तो गया से आप पूछिए कौन गया। मैं इलाहाबाद गया, कौन गया, मैं गया। ये है आपका सब्जेक्ट, राइट। अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आप पूछिए, देखिए यहाँ पर स्थान आ गया है, तो स्थान के लिए हम कहाँ का प्रश्न करेंगे तब हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट, वर्ब में किसको या किसने का प्रश्न करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर स्थान आ गया, तो स्थान के लिए हम कहाँ गया, ठीक। ऑब्जेक्ट वर्ब से पूछिए मैं कहाँ गया, इलाहाबाद। ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिंपली हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, फिर लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए गया, ठीक, गया यानी गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी स्थान से चलकर किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो बीच में टू लग जाता है। जैसे यह है फैजाबाद, यह है गोंडा। तो जब आप फैजाबाद से गोंडा जाएंगे तो, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, फैजाबाद टू गोंडा, राइट। गोंडा से आप फैजाबाद आएंगे तो गोंडा टू फैजाबाद। यानी बीच में जब हम स्थान बदलते हैं, ठीक, तो बीच में टू लग जाता है, राइट। आप हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी गलतियां करा देते हैं। अब देखिए मैं इलाहाबाद गया, आई वेंट। अब मैं कहीं पर पहले था, वहां से इलाहाबाद गया ना, यानी कुछ दूरी कवर हुई यहाँ पर, तो आई वेंट टू इलाहाबाद, राइट। मैं इलाहाबाद गया, आई वेंट टू इलाहाबाद। आपका हो गया सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमने लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, कम, यहाँ पर वेंट, फिर ऑब्जेक्ट हमने लिखा इलाहाबाद। यानी आप समझ चुके हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। किसान ने अपने खेतों में बीज बोए। देखिए स्टूडेंट्स, किसान ने अपने खेतों में बीज बोए। आप यहाँ से पूछिए कि वर्ब कौन सा है, तो वर्ब आपको मिल गया बोना। इससे पूछिए कौन बोया, किसान। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या बोया, यहाँ पर क्या भी कर लीजिए, ठीक। क्या बोया, ये देखिए यहाँ पर किसको किसे या किसान अपने खेतों में बीज बोए। किसने बोया, किसान ने बोया। सब्जेक्ट क्या बोया, बीज। कहाँ बोया, अपने खेतों में, ठीक। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। आपको मिल गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट यानी द फार्मर, ठीक, द फार्मर। सो यानी बोना, बोना का हो जाता है सो। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सोन। द फार्मर सोन दी सीड्स इन हिज। अब यहाँ पर देखिए किसान ने अपने खेतों में बीज बोए। तो यहाँ पर देखिए एक किसान तो है नहीं, कई किसान है। जब कई के लिए होता है तो यहाँ पर लग जाता है देयर। किसान ने अपने खेतों में बीज बोए। द फार्मर सोन द सीड्स इन देयर फील्ड्स। क्योंकि सभी ने अपने अपने खेतों में बीज बोए। यहाँ पर देखिए किसान ने अपने खेतों में बीज बोए। और अपने के लिए अंग्रेजी जब होता है फ्लूइड होता है तो हम देयर का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ
और ढेरों सारे एग्जाम्पल्स, ताकि हम अच्छे से समझ सकें इसके इंट्रोडक्शन को। हाँ, यहाँ पर आप ये देखिए, आपको मिल गया है ये जो मैंने बताया था ना पास्ट इंडिफिनेंस के पीछे, आपको ये मिल गया। सोचिए, आपको यहाँ पर सीधा सीधा ये मिल गया है, राइट। अब आइए देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, ताकि हम अच्छे से पास्ट इंडिफिनेंस को समझ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। देखिए आप, किसने किया? यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो है आक्रमण करना, ठीक। अब आक्रमण करना यानी किसने किया? चाइना ने किया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। किस पर किया? भारत पर किया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन इन लगा हुआ है, यानी ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। अब आपको सबसे पहले लिखना था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ, ये देखिए, हमने बताया था बड़ा के मात्रा वाले, ठीक। और या फिर ये भी बताया था कि या ये पहचान था पास्ट इंडिफिनेंस का। तो आप समझ चुके होंगे, आपको जब या लगा दिखा तो आप जानेंगे कि यह पास्ट इंडिफिनेंस है, पास्ट इंडिफिनेंट है और अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हम क्या यूज करते थे? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, वही हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है चाइना, फिर हमें लिखना सेकंड फॉर्म यानी चाइना, अटैक यानी आक्रमण करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा अटैक्ड, यानी चाइना अटैक्ड किस पर? ऑन इंडिया। कब किया? इन 1962। चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। चाइना ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। प्राचीन यूनानी लोग देवी और देवताओं पर विश्वास करते थे। यहाँ पर आप देखिए, हमने बताया था ता था, ती थी, ते थे लगे हों तो आप समझ जाना पास्ट इंडिफिनिट है। यहाँ पर आपको मिल रहा है ते थे, यानी पास्ट इंडिफिनिट। अब आप देखिए यहाँ पर किसने, यानी देखिए प्राचीन यूनानी लोग देवी और देवताओं पर विश्वास करते थे। कौन विश्वास करते थे? विश्वास करना ये हमारा हो गया, आप कौन करते थे? प्राचीन यूनानी लोग। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किस पर? देवी और देवताओं पर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आपको मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ढूंढना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको ढूंढना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, ठीक। हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी प्राचीन यूनानी लोग, दी एंसाइंट ग्रीक्स। दी एंसाइंट ग्रीक्स, विश्वास करना, बिलीव, सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड। दी एंसाइंट ग्रीक्स बिलीव्ड, ठीक। प्राचीन यूनानी लोग बिलीव्ड यानी भरोसा करते थे, ऑन गॉड एंड गॉडेस। प्राचीन यूनानी लोग देवी और देवताओं पर विश्वास करते थे। द एंशिएंट ग्रीक बिलीव्ड ऑन गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक, गॉड एंड गॉडेस। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल। मेरी माता जी मुझे रोज कहानी सुनाती थी।
मेरी माता जी मुझे रोज कहानी सुनाती थी। यहाँ पर देखिए कहानी सुनाना, यानी सुनाना जो है ये हो गया वो, हमने बताया था आपको था थी थे, यानी इससे क्लियर हो गया कि पास्ट इनफिनिट है। कौन सुनाती थी? मेरी माता जी। सब्जेक्ट क्या किसे सुनाती थी? मुझे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या सुनाती थी? कहानी। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होंगे आपके। ये रोज इसे हम इसके उचित स्थान पर लगा देंगे। अब देखिए मेरी माता जी, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी माई मदर। ठीक, सुनाना का होता है टेल, टेल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, माई मदर टोल्ड। अब देखिए पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माई मदर टोल्ड। अब किसे सुनाती थी? मी। माई मदर टोल्ड मी, मेरी माता जी मुझे सुनाती थी। क्या सुनाती थी? इसके बाद में लिखेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मदर टोल्ड मी द स्टोरीज। दी स्टोरीज। अब देखिए यहाँ पर रोज यानी डेली, माई मदर टोल्ड मी दी स्टोरीज डेली। आइए देखते हैं 6 एग्जाम्पल। रोहित हमेशा इस घर में रहता था। रोहित हमेशा इस घर में रहता था। कौन रहता था? यहाँ पर देखिए रहना आपका हो गया वो आपको मिल गया था, यानी इससे क्लियर हो गया पास्ट इनफिनिट है। कौन रहता था? रोहित रहता था। सब्जेक्ट कहाँ रहता था? इस घर में हमेशा। फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसे हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यानी रोहित ऑलवेज। ठीक, अब देखिए रहना का क्या होगा? लिव। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। रोहित ऑलवेज लिव्ड, यानी रोहित हमेशा रहता था। अब कहाँ रहता था? ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन यहाँ पर आगे लग जाएगा इस घर में, यानी इन दिस हाउस। राइट, रोहित हमेशा इस घर में रहता था। रोहित ऑलवेज लिव्ड इन दिस हाउस। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, उसके साथ हम करते हैं आज के सेशन का। शिकारी ने कल जंगल में एक शेर को मारा। मैंने बताया था बड़ा की मात्रा वाले शब्द लास्ट में लगे होंगे, आपको मिल रहा है बड़ा का मात्रा वाला शब्द लास्ट में लगा हुआ, यानी इससे हो गया पास्ट इनफिनिट। कॉन्सेप्ट सही से देखिए आप। उसके बाद में देखिए मारना, ये हो गया आपका भोग। ठीक, किसने मारा? शिकारी ने। सब्जेक्ट किसको मारा? एक शेर को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, जंगल में, इन फॉरेस्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन आगे लग जाता है हमेशा। ठीक, जिस सेंटेंस के लिए वहाँ आया रहता है, जिस वर्ड के लिए प्रीपोजिशन आता है उसी वर्ड के आगे लग जाता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है जंगल के लिए आया है, यानी इन फॉरेस्ट, इसके आगे लग जाएगा। प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे इसके बारे में, फिलहाल अभी इतना जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यानी शिकारी हो गया हमारा, एक शेर ऑब्जेक्ट हो गया, मारना वर्ब हो गया। किसने मारा? शिकारी ने, यानी कि हंटर। मारना का क्या होता है? किल, सेकेंड फॉर्म किलेड। दी हंटर किलेड। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, दी हंटर किलेड। अब किसने मारा? एक शेर को, किलेड अ लायन। ठीक, इन दी फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। बच गया आपका कल, यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए यस्टरडे। आपको मिल गया दी हंटर किलेड अ लायन, यानी शिकारी ने एक शेर को मारा, इन दी फॉरेस्ट यानी जंगल में। अब किस दिन मारा? यस्टरडे यानी कल, यानी शिकारी ने कल जंगल में एक शेर को मारा। आपको मैं फिर से बता दूंगा एक बार, यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इनफिनिट टेंस। आपको मिल रहा है सब्जेक्ट, फिर मिल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर मिल रहा है ऑब्जेक्ट। देखिए
सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर पूरा पूरा लागू हो रहा है ना। हाँ, अब आइए देखते हैं 8वां एग्जाम्पल। बंदर पेड़ों पर कूदता था। बंदर पेड़ों पर कूदता था, यहाँ पर आप देखिए था आ गया है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन कूदता था? बंदर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कहाँ कूदता था? पेड़ों पर, ऑन पेड़ों है। ऑन ये जो है इसके आगे लग जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, ये हो गया कूदना आपका वर्ब। कौन कूदता था? बंदर यानी दी मंकी। ठीक, कूदना का होता है जंप, सेकंड जंप। बंदर पेड़ों पर कूदता था, द मंकी जंप्ड। अब कहां पर कूदता था? पेड़ों पर, यानी ऑन दी ट्रीज। यहाँ पर ट्री नहीं होगा, ट्रीज होगा, क्योंकि पेड़ों पर है ना कि पेड़ पर है। बंदर पेड़ों पर कूदता था, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। मंकी जंप्ड ऑन दी ट्रीज। आइए देखते हैं नवा एग्जांपल। माली ने पौधों को आज सींचा। माली ने पौधों को आज सींचा। यहाँ पर आज अगर होता सींचा है तो आपका हो जाता क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर अगर हो जाता, अगर यहीं पर था लग जाता तो आपका हो जाता पास्ट परफेक्ट। तो यही मिस्टेक्स होते हैं, थोड़े थोड़े कंफ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को इनके जो पहचान होते हैं सेंटेंसेस को पहचानने में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि इसकी पहचान को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको पहचानना आ गया ना तो फिर आपको टेंस सीखने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, माली ने पौधों को आज सींचा। किसने सींचा? माली ने सींचा। सींचना हो गया वर्ब, माली हो गया सब्जेक्ट, किससे सींचा? पौधों को हो गया सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट आपको तीनों मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले लिखना है हमको सब्जेक्ट, यानी माली ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या? दी गार्डनर। दी गार्डनर। सींचना क्या होता है? इरिगेट। इरिगेट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इरिगेटेड, यानी द गार्डनर इरिगेटेड, यानी माली ने सींचा। अब किसे सींचा? पौधों को, यानी द गार्डनर इरिगेटेड द प्लांट्स। अब देखिए आज यानी टुडे। माली ने पौधों को आज सींचा, द गार्डनर इरिगेटेड द प्लांट्स टुडे। राइट, आशा करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानें, इसके सारे कन्फ्यूजन्स आपको एकदम जड़ से खत्म हो गए होंगे। अब आपको आइंदा, हमें तो लगता है कि आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे इसे पहचानने में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। ठीक, मिलता हूं नए वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, उसके बाद में फिर इंट्रोगेटिव, फिर हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। बने रहे हमारे साथ और करते रहे तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।